वेलकम टू लॉजिकल सेक्ट। महाराष्ट्र में लोकल बॉडी के इलेक्शंस होने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक अहम रूलिंग देते हुए यह कहा है कि लोकल बॉडी के इलेक्शंस को रोक दिया जाएगा अगर रिजर्वेशन की 50% सीलिंग का वायलेशन किया गया तब। हमें इस सेशन में यह समझना है लॉजिकली कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने 50% सीलिंग के कानून को लेकर के बहुत ज्यादा लचीला है। क्या सवर्णों और दलितों के मामले में ये अलग अलग रूलिंग्स आती हैं या सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी से और अपनी सुविधा के अनुसार इस रिजर्वेशन की पॉलिसी को ट्वीक करता रहा है। हम ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन और ओबीसी के रिजर्वेशन को कंपेयर करके बात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के जो रूलिंग्स आए हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी व्यू सुप्रीम कोर्ट का इस 50% सीलिंग को लेकर के और ओबीसी रिजर्वेशन या जनसंख्या के आधार पर भागीदारी को लेकर के वो क्या सोचता है। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में अभी क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और पूरे देश पर जो कानून लागू है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसमें क्या खामियां या खूबियां हैं जो वो दलितों के लिए अलग हो जाता है और सवर्णों के लिए अलग हो जाता है। लोकल बॉडी के इलेक्शंस होने वाले थे महाराष्ट्र में। जब भी लोकल बॉडी के इलेक्शंस होते हैं तो वहां एक आम सा ट्रेंड देखा गया है कि रिजर्वेशन 50% सीलिंग को क्रॉस कर जाता है क्योंकि वहां ओबीसी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और ओबीसी की पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण लगभग 34% होने के कारण इसमें एससीज और एसटीज का अगर हम संख्या जोड़ लें तो वो 50% से ज्यादा होती है और आमतौर पर 60 से 70% के बीच में रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इंदिरा साहनी रूलिंग में यह कहा हुआ है कि इस कैप को 50% से ज्यादा कभी नहीं होने देना है। मंडल आयोग जब लागू हुआ तो 27% की सीलिंग ओबीसी रिजर्वेशन पर भी लागू कर दी गई और इतना उन्हें मिला। बाद में बहुत सारे आंदोलन हुए इस बात को लेकर के कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी कि जो जनसंख्या में जितनी प्रतिशत भागीदारी रखता है उसे रिजर्वेशन में भी उतनी ही भागीदारी दी जानी चाहिए। लेकिन ये नैरेटिव जब लगातार दिया जाता रहा तब भी सुप्रीम कोर्ट अड़िग रहा कि नहीं, 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। बाद में अलग रूलिंग्स में उन्होंने ये कहा कि ये कोई ऐसा रूल नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। जब ईडब्ल्यूएस की बात आती है तो इसे बदल दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट दरअसल चाहता क्या है, सुप्रीम कोर्ट का स्टांस क्या है, एक फर्म स्टांस क्या है जो हम माने कि ये परमानेंट है या इसे सुप्रीम कोर्ट कभी ना बदलेगा ना इसे हटाने की कोशिश करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले यह कहा कि 50% कोटा कैन नॉट बी ब्रीच्ड और महाराष्ट्र में अगर ऐसा होता है तो हम ऐसा नहीं होने देंगे और लोकल बॉडी के जो इलेक्शंस है उन इलेक्शंस तक को हम रोक देंगे। 2022 में महाराष्ट्र में एक आयोग गठित किया गया जिसे बनथिया कमीशन कहा जाता है। बनथिया कमीशन इस बात को लेकर के विचार करने वाला था। बनथिया पहले महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। उनकी जिम्मेदारी दी गई कि आप डिसाइड करिए कि किसका कितना रिजर्वेशन महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शंस में रखा जाए। तो उन्होंने कहा कि 27% रिजर्वेशन रख दिया जाना चाहिए। अब इस 27% रिजर्वेशन में जब एसटी और ओबीसी या और बाकी एससीज का जब रिजर्वेशन जोड़ लेते हैं तो बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहां पर ये रिजर्वेशन बढ़ करके 60 to 70% हो जाता है क्योंकि एसटीज का जो रिजर्वेशन महाराष्ट्र में है वो उनकी पॉपुलेशन के आधार पर है। तो कहीं 14% है, कहीं 24% है। अगर 24% कहीं पर होता है तो वहां पर यह संख्या बढ़ के 51-52% हो जाती है। ऐसी स्थिति में फिर एससीज का रिजर्वेशन अलग से है तो यह संख्या 70 से पार कई बार कर जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया और बंथिया कमीशन को की जो रिपोर्ट थी उसको चैलेंज किया गया कि ये रिजर्वेशन 27% ही क्यों है, इसको घटाया बढ़ाया क्यों नहीं जा सकता। तो जब ये रिपोर्ट चैलेंज की गई बंथिया कमीशन की सुप्रीम कोर्ट में और ये जो एक्सीड कर रही थी 50% कैप को, इसको लेकर के सवाल उठाए गए तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला अभी दिया कि लोकल बॉडी के इलेक्शन को हम रोक देंगे अगर आपने इसको बढ़ाया तो फिर इसका समाधान क्या है, इसका आगे का रास्ता क्या है और ये जो रिपोर्ट है जो ओबीसी को रिजर्वेशन देती है इसका आखिर होगा क्या, सुप्रीम कोर्ट क्या इसमें कह सकता है। एक चीज और समझिए उससे पहले आगे हम बढ़ें कि महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के लिए ओबीसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 34% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ महाराष्ट्र जो कि अभी लगभग 12 करोड़ जो कि एस्टिमेटेड है, उस एस्टिमेट के अनुसार महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में ओबीसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी खास करके बीजेपी जो रूल कर रही है या बाकी ऑपोजिशन ऑल्सो वो ये नहीं चाहेंगे कि ओबीसी को नाराज किया जाए तो उन्हें उस तरीके से लोकल बॉडीज में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। लेकिन रिजर्वेशन के कानून को 50% सीलिंग को, इंदिरा साहनी वाद में आए फैसले को, उसके अलावा मंडल आयोग के रिकमेंडेशंस को वायलेट करता है और सुप्रीम कोर्ट इसी कारण बहुत ज्यादा नाराज है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहां एक चीज में गलत हो जाता है कि जो ईडब्ल्यूएस कोटा में उन्होंने 10% रिजर्वेशन को मान्यता दी थी वो मान्यता भी 50% के
कानून को, 50% की सीलिंग को चैलेंज कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे आसानी से मान लिया। अब सवाल यह है कि जब ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन यानी कि सवर्णों को दिए जाने वाले 10% आरक्षण जो कि उनको आर्थिक आधार पर दिया जा रहा था, जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सीलिंग को ब्रीच होने से नहीं रोक पाता या उसे अलाउ कर देता है ब्रीच होने में, तब जाति के आधार पर या वर्ग के आधार पर, जनसंख्या में हिस्सेदारी के आधार पर दिए जाने वाले आरक्षण में क्या समस्या हो सकती है और क्यों बनती है आयोग की जो रिकमेंडेशन थी उनको रोकने की बात भी कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, या जो उन्हें चैलेंज कर रहे हैं वो ऐसा करवाना चाहते हैं। हमें दोनों पक्षों को समझना होगा कि ईडब्ल्यूएस में ऐसा आखिर क्या हो जाता है। जब जनरल की या अनारक्षित वर्गों को इकोनॉमिक बेसिस पर आरक्षण देने की बात आती है, तब ऐसा क्या हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट उसे अलाउ कर देता है। तो इसमें दो व्यूज हैं, एक तो माइनॉरिटी व्यू है, एक मेजॉरिटी व्यू है। जो मेजॉरिटी व्यू है वो ये कहता है, और मेजॉरिटी व्यू से मेरा मतलब 3-2 से फैसला आया था, तो 3 जो पक्ष में थे और जो 2 विपक्ष में थे उनको मैं माइनॉरिटी कह रहा हूं। तो जो 3 जजेस थे जो इसके फेवर में थे, 103वां संविधान संशोधन हुआ था भारत की लोकसभा में और इसको चैलेंज किया गया था बाद में सुप्रीम कोर्ट में, कहते हुए कि 10% आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी को, जो रूलिंग पार्टी केंद्र में उस वक्त भी थी और अब भी है, उसको फायदा पहुंचा रही थी, क्योंकि बीजेपी के साथ सवर्णों का जुड़ाव किसी से छुपा नहीं है और अगर उनके इकोनॉमिक बैकवर्ड अगर भाग को अगर रिजर्वेशन दे दिया जाएगा तो वो डायरेक्टली बीजेपी को इलेक्टोरल गेन्स भी दे सकता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करता है 10% रिजर्वेशन, ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में। जो मेजॉरिटी का फैसला था, जो 3 जजेस एक तरफ थे, उन्होंने कहा था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को ना तो वायलेट करता है और जो रिजर्वेशन है वो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन के प्रोविजंस को किसी तरीके से वायलेट नहीं कर रहा है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन इसे कहा गया कि ऐसा तो सरकार जब चाहे कर सकती है, तो क्या ईडब्ल्यूएस के मामले में अगर वो अफर्मेटिव एक्शंस हो सकते हैं सोसाइटी में, तो क्या ओबीसी के मामले में, एससीज के मामले में, एसटीज के मामले में वो फिक्स क्यों होना चाहिए और जनसंख्या के आधार पर हिस्सेदारी में क्यों नहीं लाया जाना चाहिए ओबीसीज, एससीज और एसटी को। हालांकि सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन उस पे जो बहस है, जो लॉजिकल तर्क है, वो जरूर दिए जाने चाहिए। अब ऐसा कहा गया कि किसी क्लास को डिसएडवांटेज ना हो, इसके लिए इसे दिया गया। और एक जो अहम बात इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कही, वो ये कही कि जो 50% की सीलिंग है जो मंडल आयोग ने भी निर्धारित की है, वो फिक्स नहीं है, इज नॉट इनफ्लेक्सिबल। ऐसा नहीं है कि इसे मोड़ा नहीं जा सकता, इसे घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। तो फिर इंदिरा साहनीवाद में 50% की जो सीलिंग है उसका क्या मतलब रह जाता है? अगर इसे घटाया बढ़ाया जा सकता है तो ऐसा क्यों कहा गया उस वाद में और क्यों उसे माना जा रहा है देश में कि 50% की सीलिंग होनी ही चाहिए? अब एससी, एसटी, ओबीसी जो है या अति पिछड़े जो हैं, उनकी जनसंख्या इतनी हो गई है कि 70-75% वो टच कर रही है। तो अगर वो ये डिमांड करते हैं कि हमें इतना रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए क्योंकि हमारी इतनी पॉपुलेशन है, इस देश की 75% आबादी को ये कहा जा रहा है कि आप 50% की सीलिंग में रहें और बाकी जो जनसंख्या है उसके लिए 50% खुला है। हालांकि खुला बाकी वर्गों के लिए भी, लेकिन वो उसमें कभी कंपीट नहीं करते, ये बात सर्वमान्य और सर्वज्ञात है। तो 50% का जो रूल है इंदिरा साहनी का, उसे ये देश कहां तक लागू कर रहा है? अगर वो लागू रहता तो ईडब्ल्यूएस के मामले में भी उसे रहना चाहिए था, और अगर उसे लागू नहीं रहना है तो फिर इस बात में क्या दो राय है कि अगर कोई स्टेट चाहता है कि जनसंख्या के आधार पर रिजर्वेशन दे दिया जाए और 60% जनसंख्या अगर पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, दलितों की और आदिवासियों की है, तो अगर इतना आरक्षण उन्हें दिया जा रहा है तो इस बात में कहां समस्या है कोई? और क्यों इसे सुप्रीम कोर्ट में बार बार चैलेंज किया जा रहा है? कि किसे फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ये हमें समझना पड़ेगा। अब जो माइनॉरिटी व्यू था वो ये कहता था कि ये एक टूल है जिससे एससी, एसटी और ओबीसी को हम और अधिकार देते हैं ताकि वो अपना रिप्रेजेंटेशन बढ़ा पाए। जो माइनॉरिटी व्यू था उसकी जो सीमाएं थी वो ये थी कि वो ये समझते थे कि अगर हमने एक बार 50% की सीलिंग को तोड़ा तो बाद में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती रहेगी वैसे वैसे और ग्रुप्स भी डिमांड करेंगे कि हमें भी 50% से ज्यादा रिजर्वेशन मिले। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे आरक्षण बढ़ेगा और ये एक फ्लड गेट खोलने जैसा होगा कि अगर आपने एक बार दरवाजा खोला तो बाद में बहुत सारे क्वेश्चन आपकी तरफ आ जाएंगे और आपको बार बार उनसे डील करना पड़ेगा। तो ये व्यू तो यही कहता था कि आप 50% को 50% रहने दें, उसे ना छेड़े, जबकि जो मेजॉरिटी व्यू था वो ये कहता था कि नहीं, 50% की सीमा को ब्रीच किया जा सकता है अगर इसे सोसाइटी के फेवर में हमें करना है और सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड या एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं या जो भी ग्रुप्स हैं उनको अगर आगे बढ़ाना है तो इसे तोड़ना ही पड़ेगा। अब आप ये डिबेट समझ गए। अब इस डिबेट को समझ करके आप ये बताइए कि क्या दलितों के लिए अलग कानून है इस देश में और सवर्णों के लिए अलग कानून है इस देश में? क्योंकि जब जब सवर्णों का प्रश्न इस देश की अदालतों में आया है या पॉलिटिकल पार्टीज के पास आया है तो उन्होंने हिचकिचाहट नहीं की है
कोई भी कानून ट्वीक करने से या उसको जस्टिफाई करने से। जब जब ओबीसीज का, एससीज, एसटीज का सवाल आता है इस देश में कि उनके लिए सीट्स बढ़ा दी गई है या उनको ज्यादा रिजर्वेशन मिल रहा है या उनको जनसंख्या के आधार पर उतनी भागीदारी मिल रही है, तब तब उनका रास्ता रोका गया है, चाहे कानून के द्वारा, चाहे सामाजिक समूहों के द्वारा। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसको इस देश ने आंसर करना है और करना पड़ेगा भविष्य में जाकर के, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज थी और बहुत सारे ऐसे एनालिसिस हैं, ऐसे रिसर्च पेपर्स हैं जो लगातार ये क्वेश्चन करते हैं, जैसे इन्होंने किया है, एन अपॉर्चुनिटी फॉर द कोर्ट टू रिकंसिडर द 50% रिजर्वेशन सीलिंग इन इंदिरा साहनी, इसे क्वेश्चन किया गया है। उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज लगातार इसे क्वेश्चन करती रही है। कांग्रेस ने अपनी जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी उसके समय पर भी एक कैंपेन चलाया और लोगों से बार बार कहा कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अगर आपकी जनसंख्या 80% है तो आपकी भागीदारी भी 80% होनी चाहिए। आपकी जनसंख्या 80% है लेकिन आपको 50% पर महदूद कर दिया गया है, बाकी 50% पर आपको कभी कंटेस्ट ही नहीं करने दिया जाएगा और आप लगातार माइनॉरिटी में रहेंगे रिप्रेजेंटेशन में, डिस्पाइट बीइंग मेजॉरिटी इन द सोसाइटी। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो हम रिजर्वेशन को लेकर के क्या सोचते हैं, कोर्ट क्या सोचता है, उसे एक तरफ फैसला करना होगा। या तो 50% की डेडलाइन ऐसी होगी जिसे कभी नहीं तोड़ा जा सकता, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का मामला हो, सवर्णों का मामला हो या अनारक्षितों का मामला हो, उसे नहीं तोड़ा जा सकता, मतलब नहीं तोड़ा जा सकता। और अगर वो सीमा ब्रीच हो रही है ईडब्ल्यूएस के मामले में, सवर्णों के आरक्षण के मामले में, तो फिर उसे ओबीसी के रिजर्वेशन में, एससी के रिजर्वेशन में और एसटी के रिजर्वेशन तक भी बढ़ाया जाना चाहिए। और फिर सुप्रीम कोर्ट को या किसी भी इस देश के कानून को यह दुहाई नहीं देनी चाहिए कि 50% की सीलिंग सुप्रीम कोर्ट ने 1992 की इंदिरा साहनी रूलिंग में दे रखी है। यह सबसे बड़ा सवाल है इस देश के सामने। हमारा स्टांस बदल नहीं सकता कास्ट और क्लास देख करके बार बार कि ओबीसी का प्रश्न आएगा तो हम ये कहेंगे कि हम बंथिया कमीशन की रिकमेंडेशंस को नहीं लागू होने देंगे, और जब ईडब्ल्यूएस का मामला आएगा तो हम उससे ये कह देंगे कि ये तो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं है, दिस इज नॉट इनफ्लेक्सिबल, इसे घटाया बढ़ाया जा सकता है, तो हम अपने तरीके से कानूनों को ट्वीक कर लेते हैं। ये मुद्दा है, ये बेसिक मुद्दा है कि दो ग्रुप्स के लिए अलग अलग कानून इस देश में चलते हैं और अलग अलग तरीके से उन्हें बदला, मोड़ा और व्याख्यायित किया जाता है। जो उसकी इंटरप्रिटेशंस होती हैं वो ग्रुप देखकर की जाती है। ये सवाल है। इसके अलावा जो चीफ जस्टिस हमारे हैं, जस्टिस बीआर गवई है, उन्होंने एक्सक्लूजन ऑफ क्रीमी लेयर इन एससी रिजर्वेशन पॉलिसी को बैक किया है ना। तो ये दिखाता है हमारी जुडिशरी का स्टांस कि वो एससीज पर, एसटीज पर, ओबीसीज पर क्या सोचता है और नॉन जो रिजर्व्ड क्लासेस है उन पर क्या सोचता है। अब ये आपको सोचना है कि क्या ऐसा कुछ है या ये सिर्फ हमारी कल्पना है और इस बात में कोई दम नहीं है। थोड़ा सा लॉजिकली सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे दो अलग अलग कानून, दो अलग अलग विचारधाराएं ऑपरेट करती हैं जब क्लासेस का डिफरेंस होता है किसी जजमेंट में। अगर आपको ये बात पसंद आई है तो आप इसे आगे बढ़ाएं, अपने विचार हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें और हमें सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।